हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चंस का सेट लगाने वाले हैं जो कि आपके बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस 40 क्वेश्चंस में सिर्फ आपका हिस्ट्री का क्वेश्चंस नहीं है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के हैं। इसमें इकोनॉमिक्स, सिविक्स और साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा और अपना आप मार्क्स स्कोर जो होगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि सिरिका दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। मतलब सिरिका दुर्ग का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। सिरिका दुर्ग या सिरी शहर, ये दोनों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का शासक है, और इसके द्वारा और भी निर्माण करवाया गया, जैसे कि अलाई दरवाजा, जिसे कि कुस्क ए शिकार के नाम से भी जाना जाता है, हजार खंभा महल, ये सब भी किसके द्वारा निर्माण करवाया गया है, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। देखिए, ये बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना ही होगा कि कौन सा प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो यहाँ पूछा गया आपसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से ही संबंधित है। अब इससे पहले हम किसी सेट में आपको बताए थे नागोया प्रोटोकॉल, जो कि जापान के नागोया शहर में हुआ था, तो वो किससे संबंधित था, तो वो आनुवांशिकता से संबंधित था। और यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो कि ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। अब देखिए, ये क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी जिसका नाम क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये संधि कब हुआ था, तो 16 सितंबर 1887 को। आप इसे भी याद रख, 1987 को किया गया था। कब, 16 सितंबर 1987 को ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और ये किससे संबंधित है, तो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं। आपको बताना है कि ये जो कथा है जिसका नाम क्या है, सरित सागर, इसके लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोमदेव। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि स से सरित सागर भी होता है और स से सोमदेव भी होता है। तो आप याद रखेंगे कि कथा जो सरित सागर है वो इसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो सोमदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन कौन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में क्या होता है, कौन सारे लोग भाग लेते हैं, तो जो उसके सदस्य देश होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंदर, जितने भी उसके सदस्य देश हैं, वहाँ के जितने भी वित्त मंत्री होते हैं वो इसके बैठक में भाग लेते हैं। तो इसका वित्तीयन कौन करता है, तो सदस्य देशों के वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आया है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, शॉर्ट में IMF से भी इसे डिनोट करते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में है, और वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 में 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना था। इसका मतलब ये है कि 1937 में कांग्रेस कितने राज्यों में, मतलब उसका कितना राज्य जीता था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 राज्यों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था 1937 ईस्वी में। अब देखिए, 8 राज्यों में बनाया गया था। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 8 राज्यों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था 1937 ईस्वी में, तो आप इसे याद रखेंगे। देखिए, 5 राज्य जो था उसमें तो जो कांग्रेस था उसमें पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, जबकि 3 राज्यों में क्या हुआ था, गठबंधन से सरकार बना था। कांग्रेस का ही सरकार बना था लेकिन गठबंधन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में। न्यूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ है, असम राज्य में। और भारत का पहला तेल शोधक कारखाना जिसका नाम क्या था, डिगबोई तेल शोधक कारखाना, वो भी किस राज्य में है, तो वो भी असम राज्य में ही स्थित है। डिगबोई भी असम राज्य में है और न्यूनमती तेल शोधक कारखाना भी कहाँ है, तो असम राज्य में, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन किस संदर्भ में किया गया था। क्वेश्चंस किया है
कि योकोहामा जो कि जापान में स्थित है, 1994 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र देशों का एक सम्मेलन रखा गया था। तो वो किससे रिलेटेड, जो सम्मेलन था वो किससे रिलेटेड था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए 1994 में एक संगठन हुआ था संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का। कब हुआ था? तो 1994 ईस्वी में, और कहाँ? योकोहामा में, जो कि प्राकृतिक आपदा संरक्षण पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया था ये सम्मेलन। और किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपसे एक ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो अभी जो है सदस्य देशों की संख्या संयुक्त राष्ट्र में 191 है। इससे पहले 193 था, लेकिन इजराइल और अमेरिका का जो सदस्यता है वो दोनों ने वापस ले लिया है, संयुक्त राष्ट्र से अपनी सदस्यता छोड़ दी है। तो इसके बाद अब संयुक्त राष्ट्र में 191 देश ही बच गए हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉमेट। कॉमेट जो पर्वत चोटी है वो भारत राज्य में, भारत देश में स्थित है। अब देखिए कॉमेट जो है वो ये पर्वत चोटी भी इसी नाम से एक पर्वत चोटी अमेरिका में भी स्थित है, यूएसए में भी स्थित है। तो आप इसे भी याद रखेंगे कि कहाँ का पूछा जा रहा है। तो यहाँ भारत का पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा कॉमेट। और कॉमेट जो है एक अमेरिका में भी स्थित है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अन्नपूर्णा है, तो अन्नपूर्णा जो पर्वत चोटी है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये नेपाल देश में स्थित है। अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में। तो अन्नपूर्णा पर्वत चोटी नेपाल में है, और कॉमेट जो है कहाँ है? अमेरिका और भारत दोनों में स्थित है। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। हुमायूंनामा जो कि किसका बायोग्राफी था, किसकी आत्मकथा थी? तो अकबर के पिता जो कि हुमायूं थे, उनका क्या था? आत्मकथा थी हुमायूंनामा, जिसको किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। और किसके कहने पर लिखा गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। अब देखिए गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की बेटी थी, मतलब जो मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे उनकी बेटी थी गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम के द्वारा क्या लिखा गया? हुमायूंनामा लिखा गया अकबर के कहने पर। अब आपको याद रखना है कि मुगल वंश में कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा को खुद ही लिखा है? तो आप याद रखेंगे कि बाबर और जहांगीर के द्वारा, बाबर जो कि अकबर के दादा थे और जहांगीर जो कि अकबर का क्या था? बेटा था, पुत्र था। तो ये दोनों मुगल शासक ऐसे थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा को, अपनी बायोग्राफी को खुद ही लिखा था। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सासाराम में। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम जो कि बिहार राज्य में स्थित है। तो सासाराम में स्थित है शेर शाह का मकबरा। अब शेर शाह का बचपन का नाम आपसे पूछ लिया जाता है, तो शेर शाह का बचपन का नाम था क्या? फरीद खां था। और इन्होंने अपना मकबरा का निर्माण अपने जीवन काल में ही शुरू कर दिया था, मतलब ये जीवित थे तभी अपना मकबरा का निर्माण करवा रहे थे। और इनका मरने के बाद जो मकबरा कहाँ पर बना है? तो सासाराम में स्थित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। देखिए हमारे संविधान में स्टार्टिंग में जो था वो मौलिक कर्तव्य नहीं थे, सिर्फ हमें मौलिक अधिकार मिला था। तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि किस भाग में जोड़ा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4A में, भाग 4 का ए में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्यों को। अब देखिए 4A में मौलिक कर्तव्यों का जोड़ा गया है, और किस संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति जो था, इसके अनुशंसा पर, सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1976 ईस्वी में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में, और इसके द्वारा ही मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया।
किस समिति की अनुशंसा पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। आप इसे भी याद रखेंगे। जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति जो था उसके अनुशंसा पर क्या हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था किया गया था, संविधान में इसको जोड़ा गया था, पंचायती राज्य व्यवस्था को। तो आप ऐसे ही इसको याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही जोड़ा गया 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत, और इसको भाग 4A में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया, मतलब कब जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में प्रस्तुत किया गया था। अब देखिए, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष पूछा गया है यहाँ पर कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देना होगा, उनको यदि रिजाइन करना होगा अपने पद से, तो वो किसे अपना त्याग पत्र देंगे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? उपाध्यक्ष को देंगे। और यदि उपाध्यक्ष को अपना पद छोड़ना होगा तो वो किसको देंगे अपना त्याग पत्र? तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। और ये जो लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का जो प्रावधान किया गया है वो कहाँ किया गया है संविधान में? तो संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा का वर्तमान समय में जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो कौन है? ओम बिरला जी हैं, जो कि कहाँ से आते हैं, उनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? तो राजस्थान का कोटा से है वो, और अभी हमारे वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जिसको लोकसभा का स्पीकर भी कहते हैं। तो कहाँ से हैं वो? कोटा से। आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की प्राक्कलन समिति है, मतलब कैसी व्यवस्था है? प्राक्कलन समिति जो है कैसी है? अस्थाई है या अस्थाई है या न्यायिक है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थाई है। संसद की जो प्राक्कलन समिति होती है वो अस्थाई समिति होती है। अब देखिए, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, और ये जो 15 सदस्य होते हैं वो सिर्फ लोकसभा से होते हैं। लोकसभा के जो होते हैं ये सारे कहाँ से होते हैं? 15 सदस्य तो लोकसभा के होते हैं। और ये जो है अस्थाई समिति है, और ऐसा ही प्राक्कलन समिति जैसा ही एक लोक लेखा समिति है जिसमें कि 22 सदस्य होते हैं, और उसमें जो है 15 लोकसभा के होते हैं, जबकि 7 सदस्य जो होते हैं वो कहाँ के होते हैं? राज्यसभा के होते हैं। और लोकलेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय नियोजन का वास्तुकार का मतलब निर्माता कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखिए, आर्थिक नियोजन का जो संवैधानिक प्रयास किया गया था वो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही स्टार्ट कर दिया गया था, पहले ही शुरू कर दिया गया था। और 1934 ईस्वी में जो हमारे देश के एक अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स थे एम विश्वेश्वरैया के द्वारा भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नाम का एक पुस्तक की भी रचना की गई थी। कब किया गया था? तो 1934 में। क्या? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसके द्वारा? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। और 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले, कब? 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। कब किया गया था? तो 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके पहले जो अध्यक्ष बने वो कौन बन गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि अस्थाई या अस्थाई अध्यक्ष, तो आपसे सिर्फ यहाँ पूछा गया है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर कंफ्यूजन अराइज हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं किया गया है कि अस्थाई सदस्य पूछा जा रहा है या अस्थाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि
जो संविधान सभा था उसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि इसके स्थायी अध्यक्ष की बात कर ले तो वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हैं, उन्हें बनाया गया था संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये सच्चिदानंद सिन्हा कहाँ से थे, तो ये बिहार राज्य से थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने थे और ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे, जिनके बाद किसको बनाया गया था अस्थायी रूप से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन जब था उसके दौरान ही पूर्ण स्वराज्य लक्ष्य की घोषणा कब की गई थी। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज्य का घोषणा कर दिया गया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही पूर्ण स्वराज्य का घोषणा कब किया गया था, दिसंबर 1929 ईस्वी में। और पहली बार 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में इसे पारित कर दिया गया था। किसको, पूर्ण स्वराज्य को। कब, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी के किनारे ही तिरंगा फहराया गया, जो कि 26 जनवरी 1930 को अब उसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में संपूर्ण भारत में मनाए जाने का निश्चय भी किया गया। कब, 26 जनवरी को। जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं उस दिन एक और दिवस मनाया जाता है, कौन सा, तो पूर्ण स्वाधीनता दिवस। और वो किसके बाद मनाया गया था, तो ये जो पूर्ण स्वराज्य लक्ष्य था इसको पारित करने के बाद ही 26 जनवरी को निश्चय किया गया कि हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में पूरे देश में इसको मनाएंगे 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है। मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके कारण तिलहन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीली क्रांति के बाद। पीली क्रांति जो हुआ उसके बाद तिलहन बहुत ही बढ़ गया। अब यहाँ और भी आपको क्रांति अदर ऑप्शंस में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो भूरी क्रांति के बाद उर्वरक उत्पादन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। नीली क्रांति की बात कर ले तो नीली क्रांति से मत्स्य पालन में वृद्धि हुई, मतलब मछलियों के पालन में वृद्धि हुई। और यहाँ श्वेत क्रांति है जो कि किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। इस क्रांति के बाद ही भारत दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बन पाया था। किस क्रांति के बाद, श्वेत क्रांति के बाद। और श्वेत क्रांति का जनक की बात करें तो भारत में किसको माना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। देखिए मूल अधिकार जो है उसमें से कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 में जो मूल अधिकार का वर्णन किया गया है वो सिर्फ केवल भारत के नागरिकों के लिए ही है। कौन कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 15, 19, 16 और 29। इन जो 4 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है जो मूल अधिकार का, वो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। तो भारत के कितने राज्यों में अभी द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, तो अभी वर्तमान समय में 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है। इन सभी राज्यों में क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था अभी वर्तमान समय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन को चुनिए। अब इसमें से आपको सही कथन चुनना है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। देखिए राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप उसी राज्य से हैं जहां से आप लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो है सेंट्रल लेवल का होता है। तो आप कहीं के भी रहें, किसी भी राज्य से रहें, आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत है। दूसरा है कि राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये भी जो कथन है वो भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है।
तो ये भी बिल्कुल ही गलत है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति जो होते हैं 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं, ये हो जाएगा सही आंसर आपका। तो लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 2 सदस्यों को। जबकि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब देखिए ये 2 सदस्यों को लोकसभा में कब राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो जब राष्ट्रपति को यह लगता है कि लोकसभा में जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब उतने कैंडिडेट नहीं है आंग्ल भारतीय समुदाय के, तब उस समय में क्या करते हैं राष्ट्रपति 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। तो आप इसे समझ लेंगे अच्छे से, तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर का मतलब जो बचपन में ही जो 5 साल के बच्चे होते हैं, उस टाइम 5 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं उनको जन्म के दौरान ही यदि मृत्यु होती है तो वो क्या होगा, तो वो सबसे ज्यादा कम किस राज्य में है? केरल राज्य में है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा में गण पूर्ति के लिए 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ स्थित है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा, जो कि ऑप्शन में ही आपको नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ पर होगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो आप इसको कर लेंगे, सही कर लेंगे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1995 में किया गया था और वर्तमान समय में इसमें जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 164 सदस्य देश हैं। और WTO के अभी वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं पास्कल हेमी। तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? कॉपर का कौन सा ऐसा मिश्र धातु है जिसमें जिंक नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेल धातु। बेल धातु जो कि कॉपर का एक मिश्र धातु है, उसमें जिंक की मात्रा बिल्कुल ही नहीं होती है। अब कॉपर की बात हुआ है तो कॉपर जिसका जो संकेत होता है Cu होता है और इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो कितना होता है? तो 29 होता है, 29 होता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? कार्बन नैनोट्यूब किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुलेरिन्स का सदस्य है कार्बन नैनोट्यूब। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य किसकी मात्रा को कम करना है? देखिए हमने पीछे क्वेश्चंस में पढ़ा था क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब यहाँ आया है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो उसका उद्देश्य क्या था? क्या चीज को कम करने के लिए किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल, इसको ग्रीन हाउस गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो ग्रीन हाउस जो गैस हैं उनकी मात्रा को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया था। और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था उस जिससे कि सारणीबद्ध करके, मतलब स्टेप बाय स्टेप को ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जा सके, इसके लिए ये प्रोटोकॉल लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ऐसे यदि आपसे क्वेश्चंस किया जाए और ऑप्शन में यदि सिंपली कमल दिया हुआ है तो आप इसका आंसर सही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यदि उसका वैज्ञानिक नाम दे दिया और आपसे पूछा कि राष्ट्रीय पुष्प है तो आप इसका अब आपको उसका साइंटिफिक नेम याद होना ही चाहिए। तो राष्ट्रीय पुष्प जो कि कमल है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो निलंबो न्यूसिफेरा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निलंबो न्यूसिफेरा, जो कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, उसका साइंटिफिक नेम होता है।
अब देखिए राष्ट्रीय पशु जिसका क्या है बाघ है और उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है पैंथेरा टिग्रिस, ये आप सभी जानते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष की बात कर ले जिसका वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस बेंगालेंसिस, जिससे कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है बरगद होता है, उसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस, आप इसे भी याद रखेंगे। और राष्ट्रीय फल आप सभी जानते हैं आम है और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है मैगीफेरा इंडिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जो बोटनी के जो पिता थे वो कौन थे? तो यहाँ जूलॉजी के जो पिता थे वो कौन थे? अरस्तु थे। और ये बोटनी के भी थे। अरस्तु जो थे वो जीव विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का स्तूप, मतलब ऊर्जा का जो पिरामिड बनाते हैं हम लोग वो कैसा होता है? उल्टा होता है या फिर हमेशा सीधा होता है या हमेशा उल्टा होता है? सीधा या उल्टा दोनों होता है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा हमेशा उल्टा। अब आप इसको देखेंगे कि कैसे हमेशा उल्टा होता है। जो ऊर्जा का पिरामिड बनाते हैं हम लोग वो हमेशा कैसे उल्टा होता है। तो देखिए कैसे होगा। यदि मान लीजिए कि एक तालाब है और उसमें हजारों मछलियां हैं, तो मान लीजिए कि उसमें कुछ बड़े साइज की मछलियां होंगी, कुछ छोटे साइज की मछलियां होंगी। तो जो छोटी छोटी मछलियां की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो उन छोटी छोटी मछलियों को खा करके मान लीजिए कि 500 मछलियां हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ नंबर से डिनोट करते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आया जाएगा। तो 500 छोटी मछलियां हैं, तो उसको खा करके कितनी मछलियां अपना पेट भर सकती हैं? तो ऐसा तो नहीं है कि एक एक मछली को खाएगी, नहीं, एक मछली 2, 4, 10 को भी खा सकती है। तो मान लीजिए कि 500 मछलियों को खा करके 25 मछलियों का पेट भरता है। ये सिर्फ मानने के लिए है, ऐसा होता नहीं है। तो 500 से कितना मछलियों का पेट भरा? 25 मछलियों का। अब उस 25 मछलियों को हो सकता है कि 20 लोग या 10 लोग खा रहे हैं, तो 10 इंसान खा रहे हैं। तो क्या हो रहा है ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ऊपर का जो नंबर था वो 500 था, उसके बाद 25 हुआ, उसके बाद नीचे क्या हुआ 10 हुआ। अब 10 हुआ तो ऐसे ही क्या हो रहा है ऊर्जा जो है वो कम होते जा रहा है। तो इसमें आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि जो ये पिरामिड बन रहा है वो कैसा हो रहा है? उल्टा बन रहा है। तो इसलिए ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा ही उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा कीटभक्षी पादप का उदाहरण है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी नेपेंथिस। नेपेंथिस जो है वो कीटभक्षी पादप है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं कीट को खाते हैं, जैसे कि ये नेपेंथिस को ही ले लीजिए आप। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही इसके संपर्क में कोई कीट आता है तो ये अपने ढक्कन को क्या करता है बंद कर देता है और उसके बाद उसके मरने के बाद फिर से ये मतलब वैसे ही ये अपना भोजन करता है। तो ये जो है नेपेंथिस नामक पादप जो कि एक पौधा है वो कैसा होता है? कीटभक्षी होता है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे दक्षिणतम बिंदु मतलब सबसे दक्षिण में सबसे लास्ट बिंदु जो है भारत का वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के लकड़ियों का उपयोग किया जाता है? किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया जाता है? देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो ट्रेडिशनल रूप से क्रिकेट का बैट बनाया जाता है उसमें किस पेड़ के लकड़ियों का उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिलो नाम का जो लकड़ी होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्रिकेट बैट के निर्माण में किया जाता है। और इस लकड़ी के जो काट होता है इसकी राख से बारूद का भी निर्माण किया जाता है। किसका? बिलो नाम जो है, बिलो एक पेड़ है जिसके लकड़ी से बैट का भी निर्माण किया जाता है और इसको जला करके जो राख निकलता है उससे बारूद भी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो यूनिट दिया गया है वो मीटर में है या किलोमीटर में है। तो देखिए यहाँ पर जो यूनिट आपको दिखाई दे रहा है वो सभी जो है किलोमीटर में है। तो अब एक प्रकाश वर्ष होगा कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक होता है?
तो ये दूरी का मात्रक होता है। दूरी मापने का ये एक क्या है, इकाई है प्रकाश वर्ष। और इससे कैसा दूरी मापा जाता है, तो इससे हमेशा बहुत ही लंबी दूरी, जैसे कि खगोलीय दूरी को आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप पृथ्वी पर हैं, सूर्य तक की दूरी को आपको नापना है तो इसके लिए आप किस यूनिट का प्रयोग करेंगे, तो प्रकाश वर्ष का। और सब दूरी का सबसे लंबी मापक का बात करें, सबसे लंबी इकाई का बात करें, तो वो होता है पारसेक। पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा इकाई है, जो कि कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो एक पारसेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। कितने प्रकाश वर्ष के बराबर, 3.26। और एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या फिर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो इतना आप याद रखेंगे कि प्रकाश वर्ष सबसे दूरी का सबसे लंबा इकाई होता है, और प्रकाश वर्ष जो होता है वो क्या करता है, तो ये खगोलीय दूरी मापता है और ये एक दूरी का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति का तीसरा नियम का प्रयोग करके ही रॉकेट का उपयोग किया जाता है। रॉकेट प्रणोदन में न्यूटन का तीसरा नियम पर ही वो क्या है, शामिल किया गया है, बनाया गया है रॉकेट को। तो देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या होता है। तो न्यूटन का तीसरा गति नियम ये कहता है कि यदि आप किसी भी वस्तु पर जितनी मात्रा में बल लगा रहे हैं, तो वो वस्तु भी आप पर उतनी ही मात्रा में बल लगाती है, लेकिन उसका जो दिशा होगा वो क्या होगा, उल्टा होता है। जिसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, जिसे कहते हैं कि क्या होता है न्यूटन का तीसरा गति नियम, कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया करता है। जितना आप बल लगाते हैं उतना ही बल उसके द्वारा भी लगाया जाता है, जिससे कि क्या करते हैं, यदि आप गोली छोड़ते रहते हैं और गोली छोड़ने के टाइम में जितना फोर्स से आप गोली बाहर निकलता है जिस वेग से, उतना ही धक्का हमें भी लगता है, जिससे कि हम क्या होते हैं, पीछे की तरफ खिसक जाते हैं। तो ये भी न्यूटन के तीसरे गति नियम के कारण ही होता है। न्यूटन का तीसरा गति नियम रॉकेट के प्रणोदन में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा ग्रह सौर मंडल में वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य करता है। वैक्यूम क्लीनर की भांति कौन कार्य करता है, कौन सा ग्रह, तो सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी। बृहस्पति जो कि सौर मंडल का 5वां ग्रह है, सूर्य से 5वां ग्रह है ये बृहस्पति, जो कि वैक्यूम क्लीनर की तरह सौर मंडल में काम करता है। अब बात कर ले इसके उपग्रहों की, तो इसका उपग्रह जो था वो कितना है, 79 है। 79 है उपग्रह इसके बृहस्पति के। और सबसे ज्यादा उपग्रहों की बात करें तो किस ग्रह का है, शनि ग्रह का। पहले बृहस्पति का ही सबसे ज्यादा उपग्रह 79 था, लेकिन अभी कुछ उपग्रह शनि के खोज लिए गए हैं, जिससे कि इसकी संख्या बढ़ करके शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई, 82 हो गई है। तो सबसे ज्यादा उपग्रह जो है वो शनि ग्रह का है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी किस तापमान पर उबलेगा। क्वेश्चन किया गया है कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है, तो पानी किस तापमान पर उबलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 डिग्री से कम। 100 डिग्री से कम तापमान पर ही क्या होगा, उबलने लगेगा पानी। अब देखिए इसका एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले लेते हैं कि यदि हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है, और इसीलिए पहाड़ों पर जब कोई खाना पकाता है तो उसे खाना पकाने में कठिनाई होती है, क्योंकि कम तापमान पर ही क्या होता है, उबलने लगता है, और जितना टेम्परेचर चाहिए पकने के लिए वो नहीं मिल पाता है। इससे क्या होता है, खाना बनाने में कठिनाई होती है। तो आपको याद रखना है कि वायुमंडलीय दाब जो होता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता है, और जब क्या होगा, तापमान कम होगा तो पानी का क्वथनांक जो होता है वो भी कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब कम होने के साथ साथ पानी कम हो जाएगा। इसी कारण से क्या होता है, 100 डिग्री से कम पर ही पानी उबलने लगता है, क्योंकि पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सही आंसर है नाभिकीय संलयन। सूर्य और तारों में किस मतलब विधि के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होता है, मुख्य स्रोत उसका क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। अब देखिए नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं, और साथ ही बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो यही जो प्रक्रिया है ये कहलाती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य और तारों का निर्माण होता है।
और देखिए नाभिकीय संलयन के कारण ही नाभिकीय संलयन पर ही हाइड्रोजन बम का निर्माण किया गया है। अब बात कर ले, ऐसा ही एक है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक भारी नाभिक जो होता है वो टूट करके छोटे छोटे नाभिकों में बिखर जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान ही बहुत बड़े मात्रा में क्या होता है तो ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस प्रक्रिया पर क्या बनाया गया है तो परमाणु बम को बनाया गया है। परमाणु बम किस पर काम करता है तो नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम की बात कर ले तो नाभिकीय संलयन पर। और ऊर्जा सूर्य और तारे भी नाभिकीय संलयन पर ही आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को ही हम लोग मनाते हैं बिहार राज्य का स्थापना दिवस। कब? 22 मार्च को ही बिहार राज्य का स्थापना दिवस भी होता है और 22 मार्च को ही क्या मनाते हैं विश्व जल दिवस भी मनाते हैं। अब यहाँ देखिए 22 मई है तो 22 मई को भी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डे मनाते हैं जो कि क्या होता है तो जैव विविधता दिवस हम लोग 22 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि पेयजल में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है, तो वो पेयजल में जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें किसकी अधिकता हो जाती है, किसकी मात्रा बढ़ जाने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट की अधिकता के कारण पेयजल में यदि नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता के कारण पेयजल में होती है। तो आज के लिए बस इस वीडियोस में इतना ही। आपको यदि हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले जिससे कि हमारे वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।